नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मोनस्टन क्लासेस। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 और साथ ही साथ स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये इंटरनेशनल अफेयर्स की 5वीं वीडियो है। उम्मीद करता हूँ पहले के 4 वीडियोस आपने देख चुके होंगे, नहीं देखे तो उन्हें देख लीजिए, बहुत ईजी हो जाएगा। और इस वीडियो को अंत तक देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट India UN Development Partnership Fund. It is managed by the United Nations Office for South-South Cooperation. तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। It will be implemented under the leadership of partner developed countries leveraging the strength of the United Nations agencies. तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 1 ओनली जो है वो करेक्ट है। The Indian UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड इज डेडिकेटेड फैसिलिटीज एस्टैब्लिश्ड इन 2017 में ये एस्टैब्लिश हुई थी विद इन द यूएनएफएससीसी. It is supported and led by the Government of India, managed by the United Nations Office for South-South Cooperation and implemented in collaboration with the United Nations systems के साथ साथ. The India UN Development Partnership Fund supports Southern-owned and led demand-driven and transformational sustainable development projects across the developing world. ठीक है, साउथ साउथ कोऑपरेशन है with a focus on at least developed countries and a small island developing states. United Nations agencies implement the fund projects in close collaboration with the partnering government. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. With reference to the G7, which of the following statements is are correct? It is an informal forum of leading industrialized nations. ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है. इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ G7. इंडिया तो पार्टी नहीं है G7 मेंबर्स का. जापान होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ द G7 इन 2022. तो जापान 2023 में होल्ड कर रहा है, 2022 में जर्मनी ने होल्ड किया था. तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वही करेक्ट है, तो बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर. द G7 इज ए इनफॉर्मल फोरम ऑफ लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन. कौन कौन सा है? तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूएसए. तो जितने भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज है वो है. द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन यूनियन आर ऑलवेज प्रेजेंट एट द एनुअल मीटिंग ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट्स एंड गवर्नमेंट ऑफ G7 एंड जर्मनी होल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ G7 इन 2022 में. फिर जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स इनवाइटेड किए थे कौन कौन कंट्रीज को? इंडिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल एंड साउथ अफ्रीका टू द 2022 समिट एज पार्टनर कंट्रीज. ठीक है, तो इन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था एज अ पार्टनर कंट्रीज. ये ओरिजिनली मेंबर्स नहीं है. नंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द समिट. तो ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी समिट में पार्टिसिपेट करते हैं. तो ये एक इमेज है जिसमें बताया गया कि G7 में कौन कौन से जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली एंड जापान है. पहले ये G8 कंट्री हुआ करती थी जिसमें रशिया भी पार्ट था, लेकिन रशिया जब क्राइमिया को एनेक्स किया तब उसको हटा दिया गया, तो अब G7 हो गई है. और G7 प्लस रशिया और ये सब कंट्री मिलाकर G20 कंट्रीज बनाती है. ठीक है, G20 कंट्रीज तो कौन कौन से हैं? ब्राजील, साउथ कोरिया, मेक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका. तो ये सब कंट्रीज मिला के बनती है G20 कंट्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. With reference to Bucharest 9, consider the following statements. It is a group of 9 countries in the Eastern Europe that became part of the Russian-led military alliance. तो ये बिल्कुल ही गलत है. रशियन लेड नहीं होगा, ये नेटो के साथ अलायंस हुआ है इनका. ठीक है. All the countries of B9 are also member of the North Atlantic Treaty Organization. ये स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. Bucharest 9 is a group of 9 NATO countries in the Eastern Europe that became a part of the US-led military alliance after the end of the Cold War 1990s के बाद में. The Bucharest Line or the Bucharest Pharmacy, often abbreviated as B9, was founded on November 4, 2015 and
takes its name from the Bucharest, that is the capital of Romania के capital है. And the Bucharest format offers platform for deepening the dialogues, consultation among the participant allied states in order to articulate their specific contributions on the ongoing process across the North Atlantic Alliance in total compliance with the principles of solidarity, indivisibility of the security of the NATO member states. तो बेसिकली ये NATO members के स्टेट के साथ में काम करके और ताकि वो रशिया लेड मिलिट्री अलायंस है उनको कंट्रोल में रख सके और वो एक्सपैंड ना कर सके. द कंट्रीज ऑफ द B9 ग्रुपिंग्स आर रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, द चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया एंड 3 बाल्टिक रिपब्लिक्स भी न्यूली ज्वाइंट है जिसको एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया. ऑल द मेंबर्स ऑफ B9 आर अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन है, साथ ही साथ में नेटो के भी ये मेंबर्स हैं. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. इस मैप में देख लेते हैं ब्यूकारेस्ट 9 कंट्रीज कौन कौन से हैं. तो ये बाल्टिक कंट्रीज है, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया. साथ साथ में जो ओरिजिनल कंट्रीज है पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, रोमानिया एंड बुल्गारिया. ठीक है, तो अब रोमानिया का ही कैपिटल है ब्यूकारेस्ट. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 4 देख लेना है. माताबरी पोर्ट वाज इन द न्यूज रिसेंटली. इट इज लोकेटेड इन इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है बांग्लादेश में करेक्ट आंसर हो जाएगा. शिलोंग बेस्ड थिंक टैंक एशियन कन्फ्लुएंस organized the 2-day conclave in association with the Japanese Embassy on connectivity and regional partnership between the Northeast India, Bay of Bengal region, Bangladesh and Japan. तो बांग्लादेश, जापान और इंडिया का ही एक कोलैबोरेशन है जिसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड बे ऑफ बंगाल रीजन जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है. इन हिज एड्रेस थर्ड इंडिया जापान इंटेलेक्चुअल कॉन्क्लेव जो कि ऑर्गेनाइज्ड हुई थी अगरतला, त्रिपुरा के कैपिटल में, जापानीज एम्बेसडर to India, Hiroshi Suzuki, said that the development of Northeast India is a priority of the Japanese government and said good prospect for trade and economics lies in the Bay of Bengal region, including Bangladesh, Northeast India and West Bengal. तो जापानीज एम्बेसडर का कहना था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया उनकी प्रायोरिटी है डेवलप करने के लिए और साथ ही साथ में जो वेस्ट बे ऑफ बंगाल बांग्लादेश रीजन है वो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. और इनका कहना था कि त्रिपुरा हैज अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर इंटरनेशनल कनेक्टिविटी टू बिकम अ रीजनल ट्रेड एंड कॉमर्स गेटवे. ठीक है, तो त्रिपुरा एक लैंडलॉक स्टेट तो है लेकिन वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे है, तीनों साइड से जुड़ा हुआ है. तो वहां से बांग्लादेश के साथ में बहुत सारे जो पोर्ट्स हैं. तो माताबरी एक जो है वो डीप सी पोर्ट है बांग्लादेश का, फंडेड बाय द जापान, कैन बी यूज्ड अलोंग विद द चिटागन एंड मोंगला पोर्ट जो बांग्लादेश के उसके साथ कनेक्ट करके इसको और भी डेवलप कर दिया जा सकता है ताकि इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बढ़े और साथ ही साथ में जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो कनेक्टिविटी है वो भी बढ़े और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर ज़्यादा दबाव ना पड़े. And this would lead to a region of great extent. Bangladesh and Northeast India can have a win-win prospect. दोनों बांग्लादेश और इंडिया को भी फायदा है और साथ ही साथ जापान अगर इन्वेस्ट करेगा पैसा तो उनको भी फायदा है. तो ये मैप में देख लीजिए माताबरी पोर्ट किधर है. तो ये चट्टोग्राम जो चिटागोंग है उसके जस्ट साउथ में है और एक डीप सी पोर्ट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग रशिया, बेलारूस, रोमानिया एंड यूक्रेन. विच ऑफ द above countries share borders with the Sea of Azov. तो इसका सही आंसर जो होगा वो यूक्रेन एंड रशिया, यही दोनों कंट्रीज जो है वो बॉर्डर करते हैं. ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा. तो ये ऑप्शन, ये एक मैप है सी ऑफ एजोव का. तो ये यूक्रेन से साउथ वेस्ट और नॉर्थ में कवर्ड है और ईस्टर्न साइड से रशिया के साथ में. और यहाँ पर जो है कर्ट स्ट्रेट है जो लिंक करता है सी ऑफ अजाब को ब्लैक सी के साथ साथ में. और ये क्राइमिया का पार्ट है जो कि रशिया ने एनेक्स कर लिया था 2014 में ही. तो सी ऑफ अजाब इज बॉर्डर बाय द यूक्रेन ऑन नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट साइड एंड रशिया ऑन द ईस्टर्न साइड एंड सी इज कनेक्टेड टू द ब्लैक सी थ्रू द कर्ट स्ट्रेट. सी ऑफ अजाब पोर्ट ऑफ मारियोपोल. मारियोपोल जो है वो इस पोजीशन पे है. मारियोपोल जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है यूक्रेन का, was reduced to a wasteland after 7 weeks of siege bombardment in Russia since its invasion. तो रशिया ने इतना बम मारा है कि वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है.
Mariupol, home to more than 4 lakh people before the war, and is the biggest Ukrainian city at the Sea of Azov and the main port serving the industry and agriculture of the eastern Ukraine. तो ये ईस्टर्न यूक्रेन का वन ऑफ द मोस्ट हाईली डेवलप्ड और सी ऑफ अजोव में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी था, जिसको रशिया ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चुका है। और इस जगह में जो कि डॉनबास रीजन, वो भी रशिया के अंडर कंट्रोल में है। तो जो ये पूरा सी ऑफ अजोव है, उसका जो पूरा वो पूरा रशिया के कंट्रोल में कहीं ना कहीं आ गया है। इट इज ऑल्सो द साइट ऑफ द यूक्रेनियन बिगेस्ट मेटल प्लांट्स भी मारिउपोल में है। इट्स कैप्चर विल गिव रशिया फुल कंट्रोल ऑफ द सी ऑफ अजोव कोस्ट। तो सी ऑफ अजोव का जो कोस्ट है पूरा, वो रशिया के कंट्रोल में आ जाएगा। एंड सिक्योर ओवरलैंड bridge linking mainland Russia and pro-Russian separatist territory in the east with the Crimea Peninsula। तो इससे क्या हो जाएगा, जो ये डॉनबास रीजन है और जो रशिया का जो क्राइमिया रीजन है जो एनेक्स करके ले लिया था, उसमें कनेक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। तो ये रशिया के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। Spratly, Paracel, and Scarborough Shale were recently in the news corresponding to islands of the Atlantic Ocean, islands of the Western Pacific Ocean, islands in the Indian Ocean, islands in the South China Sea। तो ये साउथ चाइना सी के आइलैंड्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। There has been ongoing territorial dispute between China, Taiwan, Vietnam, Philippines and the Malaysia। तो ये मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब कंट्रीज का साउथ चाइना सी में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ डिस्प्यूट्स हैं कंसर्निंग द ओनरशिप ऑफ स्पार्टली आइलैंड्स आर्चिपेलागो एंड नियर बाई जोग्राफिकल फीचर्स, जिसपे बहुत सारे कोरल रीफ्स हैं, नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं, उनपे चाइना मेजरली अपना क्लेम करता है। साथ ही साथ में ये सब कंट्रीज भी करते हैं। तो स्पार्टली आइलैंड जो है बहुत लार्जली अनइनहेबिटेड है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे मे हैव लार्ज रिजर्व ऑफ अनटिप्ड नेचुरल रिसोर्सेज, इसीलिए वो चाइना क्लेम करता है इसे। द पैरासेल आइलैंड्स disputes are slightly more complex क्योंकि archipelago a collection of 130 islands है of coral reefs and located in the South China Sea almost equidistant from China and Vietnam। तो इस पैरासेल आइलैंड में चाइना एंड वियतनाम का टसल है। स्कारबोरो शोल इज अ रॉक इन द साउथ चाइना सी अप्रोक्सीमेटली 120 नॉटिकल माइल्स वेस्ट ऑफ द फिलिपिन आइलैंड ऑफ लुजोन। तो जो फिलीपीन आइलैंड है लुजोन का वेस्ट में है 120, तो बहुत ज्यादा नियर अबाउट है फिलीपींस आइलैंड का, तो भी इस पे चाइना क्लेम करता है। तो साउथ चाइना सी लाइज साउथ ऑफ द चाइनीज मेनलैंड बॉर्डर्ड बाय द कंट्रीज ऑफ ब्रुनेई, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान एंड वियतनाम। तो मैप में देख लेते हैं। तो ये चाइना मेनलैंड है और ये वियतनाम है, इसका कैपिटल है। तो पैरासेल आइलैंड देख लीजिए, स्कारबोरो शो जो कि फिलीपींस के लुजोन से बहुत ज़्यादा नियर अबाउट है, एंड स्पार्टली आइलैंड्स भी फिलीपींस के आसपास ही है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया के आसपास ही है। और जो साउथ चाइना सी है जिसको चाइना का चाइना डैश 9 डैश लाइन कहता है, तो ये जो रेड से मैंने मार्क किया है वो चाइना सारा ही क्लेम करता है अपने अंडर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2018 बाय द ब्रिक्स कंट्रीज। तो 2015 में हुआ था एस्टैब्लिश। द बैंक एम फॉर एट मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन ब्रिक्स एंड अदर EMDNC। ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इट हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इंडियन रीजनल ऑफिस इन गुजरात में। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो 2-3 जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड 2015 बाय द ब्रिक्स कंट्री। ठीक है, फोर्ट एलिजा कन्वेंशन में हुआ था। एंड द न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक इज अ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक aimed at mobilizing resources for infrastructure and sustainable development projects in the BRICS और उसके जो मेंबर्स कंट्रीज हैं। मेंबर्स कौन कौन से हैं ब्रिक्स बैंक के, मैं बोल रहा हूँ न्यू डेवलपमेंट बैंक का। तो बांग्लादेश, इजिप्ट, UAE, उरुग्वे और साथ ही साथ जो ओरिजिनल मेंबर्स है, फाउंडिंग मेंबर्स, तो वो है ही है। The new development bank announced the launch of its Indian regional office in the Gujarat International Finance Tech City, जिसे गिफ्ट सिटी भी कहा जाता है। It will work in close coordination with the new development bank headquarters। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। The Indian regional office will focus on the project origination, pipeline development, project implementation and monitoring as well as regional portfolio management। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। With
which international organization will host the secretariat of the Financial Intermediary Fund for Pandemic Prevention, Preparedness and Response? तो कौन कौन सा है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क दे दीजिए। द न्यू फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड for pandemic prevention, preparedness and response was officially established by the fifth governing board at its inaugural meeting on September 8 to 9, 2022 में हुआ था। The fund will provide a dedicated stream of additional long-term financing to strengthen pandemic prevention, preparedness and response capabilities in the basically lower and medical income countries and address critical gaps through investment and technical support at the national, regional and the global levels. तो pandemic prevention, preparedness में, response में जो भी low and middle income countries उनको help करेंगे, जितने भी loopholes उनको भरने चाहेंगे। The fund will draw on the strength and comparative advantage of key institutions engaged in PPR, environment complementary support, improve coordination among partners, incentivize increased country investment, serve as a platform for advocacy, help focus and sustain much needed high level attention on strengthening health system. And the World Bank will serve as the fifth trustee and host the secretary. तो trustee भी वही है, secretariat भी वही है, including technical staff seconded by the World Health Organization. तो टेक्निकल स्टाफ की जो ट्रेनिंग वगैरह है प्रोवाइड होगी वो WHO के अंडर है, बट ट्रस्टीशिप एंड सेक्रेटेरिएट वर्ल्ड बैंक होल्ड करेगी। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। It is the highest decision-making body for international statistical activities and responsible for setting statistical standard. ये statement सही है। India has been elected as the UN statistical body for a 2-year term नहीं होगा, ये 4-year term होगा, beginning on the January 1st, 2024। तो 4-year टर्म होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा आंसर। द यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन एस्टैब्लिश्ड विद इन 1947, हाईएस्ट बॉडी ऑफ ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम, ब्रिंगिंग टुगेदर जितने भी चीफ स्टैटिस्टिशियन हैं member states के from around the world. It is the highest decision making body for international statistical activities, responsible for setting statistical standards, developing concepts and methods, including their implementation at the national and international level. Statistical Commissions oversees the work of the United Nations Statistical Division, a functional commission of the UN Economic and Social Council. ठीक है? India has been elected as the UN Statistical Commission for a 4-year term beginning on January 2024. ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि नेशनल स्टैटिस्टिकल डे हम लोग किस दिन मनाते हैं और किन के कंटेक्स्ट में मनाते हैं, कौन वो स्पेशल पर्सनालिटी है जिनके ऊपर नेशनल स्टैटिस्टिकल डे हम मनाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा और बहुत सीखने मिला होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए कि नोटिफिकेशन टाइम में मिलता रहे। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।